गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की परीक्षाएं शीघ्र शुरू होने वाली हैं और जहां तक सारे विश्वविद्यालयों का प्रश्न है वहां पर लगभग एक जैसा फॉर्मेट है। यानी कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, लघु उत्तर, और कुछ कन्वेक्शनल एसे टाइप या दीर्घ उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो मैनेज हो जाता है। असली प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों की ये पहली विश्वविद्यालय की परीक्षा है, इसमें प्रॉब्लम आती है जब आप लघु उत्तर या शॉर्ट आंसर लिखते हैं और कभी कभी आप शॉर्ट आंसर को बहुत लंबा खींच देते हैं। यहाँ ये ध्यान रखिए कि इतिहास में लंबा या चौड़ा लिखने से नंबर नहीं मिलता, बल्कि कितना मटेरियल काम का या जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आपने सटीक रूप से दिया है, इसका महत्व होता है। और जब आप बड़े बड़े शॉर्ट आंसर्स लिख देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो और जो अधिक नंबर के हैं वो आपके छूट जाते हैं या आधा अधूरा रह जाते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी या जो अपनी रणनीति है उसको आप उसी हिसाब से बनाकर चलिए। शॉर्ट आंसर्स आपके ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें सार सब कुछ होना चाहिए जो प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस का आइडिया होना चाहिए और सबसे पहले मैं सिलेबस ही लूँगा और आपको ये एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा कि आपको क्या क्या करना है। आपका जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, जो कंपलसरी हिस्ट्री का पेपर है, उसमें 8 बिंदु हैं। सबसे पहला जो बिंदु है उसमें पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास है उसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी कि उसकी संस्कृति और उसकी परंपराएं। जैसे हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सोर्स ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, इतिहास स्रोत पर आधारित है, बिना स्रोत के कोई इतिहास नहीं होता। तो इसलिए आपको इतिहास के स्रोत अवश्य मालूम होने चाहिए और खास तौर से आपकी सिलेबस के, यानी कि प्राचीन काल के और अर्ली मिडिवल इंडिया, जब गौरी और गजनी ने आक्रमण किया था, जब तक के स्रोतों का आपके पास आइडिया होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस में भी ये कभी कभी आ जाते हैं और शॉर्ट आंसर में भी कभी कभी किसी सोर्स को पूछ लिया जाता है। इसके बाद है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज। देखो, इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है इसको बोलते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल, और ये वो काल होता है जिसके ना तो लिखित साक्ष्य होते हैं और ना ही हमें उपलब्ध होते हैं। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, ये होता है प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि इसके लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध तो होते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं, और इसकी जो एग्जाम्पल है और आपके सिलेबस में ही है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सैंधव सभ्यता। और इतिहास यानी कि जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और वो पढ़े भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इतिहास या जो भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे वो किसी न किसी स्रोत के ऊपर आधारित होता है। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है तुम्हारे पहले में वो है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज यानी कि वो काल जब लिखित साक्ष्य न थे और न ही हमें उपलब्ध हो पाए, जिसमें सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, और फिर आता है चैल्कोलिथिक एज, यानी कि जब तांबा और पत्थर दोनों साथ साथ वर्क कर रहा है।
देखो, इसमें मैं एक बात बता दूं कि कुछ वीडियोस मैंने प्री हिस्टोरिक एज पर डाल रखे हैं। अगर आप उनको पढ़ लेंगे और अगर उसको केवल पढ़ ही लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी जो आपकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी अगर इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जहां तक उसके शॉर्ट आंसर्स की बात है तो मैं प्रयास करूंगा कि समय रहते आप लोगों को उससे डिस्कस कर लें। इसके बाद दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि अभी मैंने जो बात करी है प्रोटो हिस्ट्री की, प्रागैतिहासिक काल की, और इससे हमारा जो भारत का इतिहास है वो हजारों वर्ष पहले चला गया। इससे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 1920 से पहले कुछ मालूम ही नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें कौन कौन सी साइट्स या ऐसे स्थल हैं जो खोजे जा सके, उनकी सामाजिक दिशा क्या थी, आर्थिक दिशा क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, और उनकी जो टाउन प्लानिंग थी। देखो, ये अर्बन सेटलमेंट है, शहरी व्यवस्था थी यहाँ पर, उसके बारे में आपका सिलेबस बोलता है और आपको ये करना है। उसके बाद फिर आता है वैदिक एंड लेटर वैदिक टाइम। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिसके आधार पे हम जो एक अनुमान लगाते हैं, तो वो ऋग्वैदिक काल है। और उसके बाद लेटर वैदिक काल की हमें बहुत सारी सोर्सें मिलनी शुरू हो जाती है। तो इनमें अंतर क्या है, इसके बारे में भी, और इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, ये अध्ययन का विषय आपके दूसरे वाले पॉइंट में है। उसके बाद तीसरा है आपका राइज ऑफ मगध पावर, मगध साम्राज्य का उदय। देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, और ये महाजनपद आपस में एक दूसरे से लड़ते थे और धीरे धीरे एक दूसरे की शक्ति को क्षीण कर रहा था। और अल्टीमेटली 4 शक्तियां रह गई, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। और इन 4 महाजनपदों में मगध श्रेष्ठ जनपद के रूप में उभरा और उसने साम्राज्य की स्थापना करी। ये आपके कोर्स का हिस्सा है। इसके बाद यहां पर मौर्य वंश, ये पहला प्रमुख वंश था भारत का, जिसने बहुत बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार किया। और इसके कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं, जैसे चंद्रगुप्त, ये आपके कोर्स में है, बिंदुसार, ये उसका पुत्र था, और अशोक महान, जिसके अभिलेख हमें पूरे भारत में उपलब्ध हो जाते हैं। तो इनके उत्थान के क्या कारण थे, इन्होंने क्या क्या कल्चरल काम किए, कौन कौन से स्थानों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, और किस तरीके से इन्होंने शासन प्रबंध को बनाया, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉम्पेंडियम है, जो आपको बताता है कि शासन किस तरीके से चलना चाहिए। और ये कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, इन्होंने इस अर्थशास्त्र की रचना की। ये लुप्त रहा, लेकिन बाद में इसकी एक पांडुलिपि आर्य समाशास्त्री उन्होंने खोजी, और तब हमें पता पड़ा कि एक कितना बड़ा ग्रंथ हमारे पास है। तो अर्थशास्त्र में क्या क्या है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम डिस्कस भी करेंगे, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आता है गुप्त वंश। ये भारत, प्राचीन भारत में बहुत बड़े वंश के रूप में या बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उदित हुआ। इसमें एक शासक है चंद्रगुप्त, उससे पहले भी छोटे मोटे शासक हुए, लेकिन चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को एक स्थान दिया, एक महत्व दिया, और उसके बाद ये गुप्त साम्राज्य आगे तरक्की करता चला गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट राजा है वो है समुद्रगुप्त।
एक ऐसा राजा जो जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ। इसके बाद फिर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो भारत का कल्चरल डेवलपमेंट है या वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में बहुत ज़्यादा हुआ है। और एक और है कि ये गोल्डन एरा, कभी कभी ये कहते हैं कि गुप्त जो साम्राज्य है दैट वाज द गोल्डन एज, वो प्राचीन भारत का स्वर्ण काल है। तो इसके बारे में कि वो स्वर्ण काल क्यों है और क्यों कहा जाता है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद एक है एज ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिस वंश के थे वो वंश था पुष्यभूति वंश, और हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी सीट बनाकर एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था। उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद राइज ऑफ राजपूत स्टेट, उसी समय धीरे धीरे राजपूत जो राज्य हैं राजस्थान में या उसके आसपास, उनका उदय हुआ। बहुत शक्तिशाली बहुत सारे ऐसे राज्य हुए जिनमें आपको जो पढ़ना है वो परिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। उसके बाद छठा आपका टॉपिक है राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का उदय। सामंतवाद के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आर.एस. शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म करके। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सामंतवाद भारत में हुआ वो यूरोप के सामंतवाद से बिल्कुल अलग था, अपसाइड डाउन था। और भारत में सामंतवाद यानी कि एक ऐसी भूमि या स्थान लोगों को मिल जाता जहां पर वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन कर रहे थे, और इसकी शुरुआत राजाओं ने ही की थी। देखो, भारत में जो साम्यवाद है वो ऊपर से नीचे आया है, और यूरोप में साम्यवाद नीचे से ऊपर गया। यूरोप में क्या हो जाता था, एक भूमि है, उस भूमि को जैसे ही वो खेती पकती थी आते थे आक्रमणकारी और उसको लूट के ले जाते थे। अब किसान बड़ा परेशान कि वो क्या करे, उसने इतनी मेहनत करी और जब फसल पकी उसको वो लूट के ले गए। तो वो ऐसे लोग से किसी से संपर्क स्थापित करता था जिसके पास कुछ सशस्त्र लोग भी होते थे, और वो ये कहता था कि भाई ठीक है, मैं पूरा का पूरा मेरा धान लुट जाता है तो मैं आपको कुछ हिस्सा दे दूंगा, मेरी रक्षा करो। ये छोटे मोटे आक्रमणकारियों को भगा सकता था, लेकिन जब बड़े आक्रमणकारी हो जाते थे तो ये अपने से बड़े से संपर्क करता था। इसके पास इस तरीके के कई लोग होते थे और ये अपने सशस्त्र सैनिक मुहैया कराकर इन किसानों को लूटने से बचाता था। तो धीरे धीरे ये फ्यूडल सिस्टम डेवलप हुआ यूरोप में। भारत में क्या हुआ कि राजा है, उस राजा ने देखा कि ये भाई गरीब ब्राह्मण है, संत है, उसने कहा ठीक है भाई, ये भूमि तुम्हें दे दी गई, ये भूमि तुम्हारी है, तुम जो चाहे करो, तुमसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ, अगर इसके नीचे से कोई धन या ऐसी कोई चीज निकलेगी तो वो राजा की होगी। और धीरे धीरे ये सामंतवाद इतना बढ़ा कि हर्षवर्धन की जब पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई हुई तो उसमें एक कथन आया कि हर्षवर्धन एक छोटी सेना लेकर रवाना हुआ जो नर्मदा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते बड़ी सेना के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी कि साम्राज्य में फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनका काम था वहां के जो लोग हैं, जो उनके पास क्षेत्र है, उसका वो राजस्व भी वसूलते थे, राजा को थोड़ा हिस्सा देते थे और उसके बाद उससे सेना मेंटेन करते थे। और जब राजा को आवश्यकता होती थी तो वो अपनी सेना लेके राजा के साथ लड़ने आ जाते थे और बाद में वो अपने उसी जागीर या उसी भूमि पर चले जाते थे। तो एक मैंने तुम्हें नटशेल में बताया, फ्यूडलिज्म पूरा एक्सप्लेन नहीं, लेकिन हल्का सा आइडिया तुम्हारे पास सामंतवाद का होना चाहिए। उसके बाद 7 तुम्हारा है हिंदुइज्म। इसमें है कस्टम्स, हिंदुओं की क्या परंपराएं और प्रथाएं, उनके क्या रिचुअल्स हैं, उनके क्या क्या संस्कार हैं और बिलीफ क्या है,
किन देवताओं में वो बिलीव करते हैं, किन बातों में बिलीव करते हैं ये। और इसके साथ दो और धर्म छठी शताब्दी ईसा में पनपे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व वो शताब्दी है जब बहुत सारे ऐसे धर्म आगे फैले, लेकिन उसमें तीन प्रमुख रहे, एक आजीविक, एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आगे चल के आजीविक धर्म भी थोड़ा पीछे हो गया और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन धर्म की परंपराएं आज तक चली आ रही हैं। इसके बारे में कि इनके क्या क्या टीचिंग्स हैं, इनकी क्या क्या शिक्षाएं हैं, गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद 8th आपका जो है दैट इज एडवेंट ऑफ इस्लाम, कि किस तरीके से इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया। सबसे पहले ये अरब्स आए जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और वो सिंध पर आए थे 712 में, लेकिन वो फिर रुक गए। इसके बाद फिर लूटने की दृष्टि से महमूद गजनी ने भारत पर 17 से अधिक आक्रमण किए। इसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पढ़ना है कि उसने जो वो आया था वो यहाँ पर साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से ही आया था। तो भारत की उस समय क्या दिशा थी, क्या ऐसा कारण रहा कि गजनी और मोहम्मद गौरी आक्रमण यहाँ पर सफल हुए। तो ये तुम्हारा सिलेबस है, नटशेल में मैंने तुम्हें डिस्कस कर दिया है, इसको आपको करना है। आज मैं आपको थोड़ा सा वैदिक लिटरेचर के बारे में बता दूं, क्योंकि वो परीक्षाओं में पूछी जाती है। वैदिक लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है वेद, और ये वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड में, संसार का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है। और ऐसा माना जाता है कि ये 1700 BCE में लिखा गया और धीरे धीरे इसको पूर्ण होता रहा और ये 1200 BCE तक पूर्ण हो गया। इस ऋग्वेद में 1017 सूत्र हैं, कहीं आपको 1017 मिलेंगे और कहीं आपको 1028 मिलेंगे, यानी कि 1017 और 1028 में 11 सूत्र का अंतर है। दोनों ही उत्तर सही है, 1017 भी स्तोत्र या 1028 भी। ये जो 11 का अंतर है, ये 11 कहलाते हैं बालखिल्य सूत्र। जो इसको ऋग्वेद का हिस्सा मानते हैं उनके हिसाब से 1028 सूक्त हो जाते हैं, और जो इन 11 बालखिल्यों को नहीं मानते हैं वो 1017 रह जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ऋग्वेद है ये 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, यानी कि उसकी जो भाषा है वो थोड़ी डिफरेंट है। जो ओरिजिनल आपके मंडल हैं ऋग्वेद के, जो प्राचीन काल में ही बने होंगे, वो 2 से लेकर 7 मंडल तक हैं। और 10वें मंडल में एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है जिसको आप लोग बोलते हैं पुरुष सूक्त, जिसमें जातियों के बारे में बताया गया है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पैरों से शूद्र, ठीक है, और बाकी भुजाओं से उनकी वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। तो ये बहुत बात का एडिशन है, जब 2 से 7 मंडल में ये चीज नहीं है। और गायत्री मंत्र भी आपको ऋग्वेद से ही मिलता है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा था। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद है सामवेद। पर ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखना कि ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो उनके कुछ हिस्से बाकी वेदों में भी हैं। वेद का अर्थ होता है नॉलेज, यानी कि पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। और इसमें मंत्र हैं जिनको आप स्तोत्र बोल सकते हैं, प्रार्थना बोल सकते हैं, स्तुति माला बोल सकते हैं,
ये यज्ञ के सूत्रों का एक तरह का संकलन है। जहां तक सामवेद की बात आती है, ये इसकी जो रूट है या उत्पत्ति है वो है मेलोडी, राग, लय। जो गाना या संगीत है वो सामवेद से उत्पन्न हुआ है। इसमें 1603 सूत्र हैं, लेकिन इसमें 99 इसके ओरिजिनल हैं और बाकी सब के सब ऋग्वेद से लिए गए थे। तो जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ के समय में ये उद्गात्री पुजारी लोग होते थे, वो गाते थे। तो ये सामवेद का हिस्सा है। तीसरा है यजुर्वेद। ये रिचुअल्स या धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है। जैसे आप देखते हैं कि अभी भी जब घरों में कोई पूजा पाठ होता है तो वेदी तैयार की जाती है, उसको भूमि को उससे करा जाता है कुछ। तो ये सारी चीजें यजुर्वेद में बताई गई हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए। और इसके जो इंचार्ज या प्रीस्ट होते थे वो अधरवायु थे। वहां पर 7 प्रीस्ट होते थे एक यज्ञ में, जिसमें अधरवायु प्रमुख होते थे। प्रारंभ में ये 3 ही वेद माने जाते थे और इनको त्रयी बोला जाता था। पर बाद में एक और वेद शामिल हो गया और दैट इज अथर्ववेद। ये एंटायरली डिफरेंट है और अगर हम बनाने की दृष्टि से देखें तो ये सबसे अंतिम है। इसमें लोकप्रिय विश्वासों का वर्णन और अंधविश्वास का वर्णन हम लोगों को मिल जाता है। अब ये वेद थे। अब इन वेदों के जो स्तोत्र थे वो आम व्यक्ति की समझ में नहीं आते थे। तो बाद में एक और ग्रंथ बने जो ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, इसमें इन स्तोत्रों का विवरण हमें मिल जाता है। शास्त्र सम्मत तरीके से वैदिक स्रोतों की जो व्याख्या है वो हमें ब्राह्मण से मिल जाती है। इसके बाद एक और तीसरी श्रेणी विभाजित हुई, और वो है आर्यण्यक, जिनको हम लोग जंगल बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए थी जो ऐसे हर्मिट्स थे, ऐसे पुजारी थे या ऐसे विद्यार्थी थे जो जंगलों में जाकर इस चीज को करते थे, मतलब इन मंत्रों का उच्चारण करते थे। ये ब्राह्मण के कंक्लूडिंग पोर्शंस हैं। ब्राह्मण के अंत में आर्यनक लगे हुए हैं। ये ना तो ये दार्शनिक सिद्धांत में विश्वास करते थे और रहस्यवाद में, मिस्टिसिज्म, इसमें विश्वास करते थे। अब तुम ये मान के चलो कि कर्म मार्ग ये ब्राह्मण है और आने वाला जो मार्ग है वो उपनिषद है, ज्ञान मार्ग। इन दोनों के बीच में सेतु या पुल का काम आर्यनक किया करते थे। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि टू सिट नियर समवन, यानी कि गुरु के पास बैठकर इस शिक्षा को लिया जाता था। इनकी संख्या 108 है और इनकी भाषा क्लासिक संस्कृत है। ये एंटी रिचुअलिस्टिक हैं, यानी कि धार्मिक जो संस्कार हैं उनके ये विरोध में है और इनका लक्ष्य है, इनको पढ़ने के जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट मिलाकर संहिता बनती है, वैदिक संहिता। ऋग्वेद के साथ भी ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद अलग अलग जुड़े हैं, सामवेद के साथ भी, यजुर्वेद के साथ भी और अथर्ववेद के साथ भी। ठीक है, इसके बाद आपको वेदांग के बारे में मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। वेदांग कुल 6 हैं। इसमें एक वेदांग है, पहला है शिक्षा। शिक्षा ये उच्चारण, ये प्रोनाउंसिएशन से संबंधित है। इसके बाद कल्प,
ये रिचुअल्स, ये धार्मिक कर्मकांड से संबंधित है। तीसरा है व्याकरण, ये ग्रामर से संबंधित है। चौथा है निरुक्त, एटाइमोलॉजी, यानी कि शब्द साधन, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम देखते हैं वेद, विद से बना जिसका अर्थ है नॉलेज। उपनिषद, निषद से बना जिसका अर्थ है टू सिट सम नियर समवन। उसी तरीके से किस तरीके से शब्दों की उत्पत्ति हुई, ये निरुक्त है। उसके बाद छंद पांचवा है, और छठा तुम्हारा है ज्योतिष। ये सारा का सारा जो वेदांग है ये सूत्र शैली में लिखा गया है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कल्प वेदांग है। उसके बाद आप लोगों को दर्शन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, आज मैं केवल इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। कल से हम लोग अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सारी चीजें वो करेंगे, थ्योरेटिकल करेंगे। अब षट दर्शन, ये 6 फिलोसफिकल स्कूल्स हैं जिनको आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। इसमें पहला नाम है न्याय दर्शन, ये अक्षपाद गौतम द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह लिखा गया। दूसरा है वैशेषिक, ये कन्नड़ ऋषि के द्वारा लिखा गया, जो पहली बार मतलब भारतीय भौतिकी या फिजिक्स है उसका पहला विवरण वैशेषिक दर्शन में मिल जाता है। उसके बाद तीसरा है सांख्य दर्शन, बहुत महत्वपूर्ण है, कपिल ऋषि द्वारा लिखा गया, और इसमें 2 चीजों को बताया गया है, पुरुष और प्रकृति। उसके बाद योग दर्शन, ये बाबा रामदेव ने बड़ा मशहूरी कर दिया है, पतंजलि द्वारा ये लिखा गया था। उसके बाद 2 दर्शन और हैं जिसमें एक है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा लिखा गया और उत्तर मीमांसा बदरायन द्वारा लिखा गया। इसके बाद कभी कभी आप लोगों को पुराण के बारे में पूछ लिया जाता है। देखो उपनिषद 108 है संख्या में, षट दर्शन वो फिलोसफिकल स्कूल 6 ही हो गए। जहां तक पुराण की बात है तो जो मेन पुराण है वो 18 हैं, जिनको आप 3 भागों में बांट सकते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। जो विष्णु को समर्पित है वो सात्विक है, जो ब्रह्मा को समर्पित है वो राजसी है, और जो शिव को समर्पित हैं वो तामसी हैं। इसके बाद उपवेद भी हैं, उपवेद भी 4 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला है धनुर्वेद, इसमें आर्ट ऑफ वारफेयर, जो युद्ध के रण कौशल है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद दूसरा है गांधर्व वेद, एंड इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक, संगीत से ये जुड़ा हुआ है। तीसरा है शिल्प वेद, ये आर्किटेक्चर या वास्तुकला से जुड़ा हुआ है। और चौथा है आयुर्वेद, दैट इज साइंस ऑफ लाइफ, जो जीवन का विज्ञान है उससे ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आज मैंने कुछ थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आपको बता दिए जो आपको काम आ सकते हैं। इसके अलावा एक तरीके के क्वेश्चंस और आते हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उनके ऋग्वैदिक कालीन नाम, तो वो 5 नाम आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले वितास्ता, ये झेलम नदी है। इसके बाद अस्किनी, ये चेनाब नदी है। उसके बाद परुशनी, ये रावी नदी है, और 5 नदियों में ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋग्वेद काल में पहला युद्ध जो 10 राजन ने युद्ध कहलाता है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो इसी के तट पर लड़ा गया था। और बाद में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें भारत का पहला झंडा यहीं पर रावी नदी के तट पर फहराया गया था। इसके बाद एक नदी है शताद्रु, ये सतलज नदी है, और 5वीं नदी है विपासा, ये ब्यास नदी है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप रोज रिवाइज करते रहोगे तो ये आपको, ऐसा नहीं है कि परीक्षाओं में जब आप पढ़ते रहते हैं, देखो आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप मेहनत से पढ़ेंगे। चाहे आपने अपने आप को एक प्रोफेसर बनने का सपना देख रखा है, कोई पीसीएस आईएएस बनने का सपना देखता है, कोई और एसएससी का सपना देखता है, कोई भी सपना अगर आप देख रहे हो,
वो बिना मेहनत के और बिना पढ़े पूर्ण नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आप उसको ना पा पाएँ। पढ़ना आपके हाथ में है। मेरे जितना भी अधिकार क्षेत्र में होगा, मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे और इसके साथ-साथ जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो किताबों से पढ़ें और कृपया करके टेक्स्ट बुक से पढ़ें। ये जो हम बाज़ारों से वो ले लेते हैं मेड ईज़ी, ये सबसे गंदी चीज़ है। ये इतिहास के तथ्यों को उल्टा-सीधा बता देती है और बड़ा मुश्किल होता है फिर सही चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना। होप आप लोग मेहनत करेंगे। मैं जल्दी सेकंड लेक्चर में आपके पास आऊँगा। थैंक यू।